लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विषय गृह विज्ञान की इकाई 2 परिसंचरण तंत्र का पाठ 4 हृदय व रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। हमने अध्ययन में सुविधा के लिए इसे 3 भाग में बांटा था। आशा है आपने इसका भाग 1 देखा होगा और वो आपको समझ में आया होगा। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज के हमारे भाग में चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज हम जानेंगे कि हृदय के कार्य क्या हैं मानव शरीर में, हृदय की वायु संरचना कैसी होती है, हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय की दीवारों की संरचना कैसी होती है, हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, हृदय के कक्ष, हृदय के कपाट, साथ ही हृदय की क्रियाविधि को भी समझेंगे। आज का भाग शुरू करने से पहले भाग 1 का पुनरावलोकन करते हैं। भाग 1 में हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। परिसंचरण तंत्र मानव शरीर में वह तंत्र है जो रक्त को हृदय व रक्त वाहिनियों की सहायता से शरीर के प्रत्येक ऊतक व कोशिका तक पहुंचाता है, जिससे शरीर के प्रत्येक अंग को पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन मिल सके और वे ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। साथ ही साथ निष्कासित होने वाले हानिकारक पदार्थों व कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों के माध्यम से तथा उत्सर्जी अंगों के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि माध्यम का कार्य करता है। यह परिवहन का माध्यम है पोषक पदार्थों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तथा हानिकारक पदार्थों के लिए। रक्त वाहिनियाँ हमने 3 प्रकार की देखी थी, धमनी, शिरा तथा केशिका। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध यानी जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। शिरा अशुद्ध रक्त लेके आती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कोशिका धमनी व शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। हृदय का हमने प्रमुख कार्य देखा था भाग 1 में, जो हमने पढ़ा था कि हृदय एक पंप की भांति लगातार कार्य करता है और रक्त के प्रवाह को शरीर में बनाए रखता है। बच्चों, इस चित्र में जैसा आपको दिख रहा है कि परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं हृदय व रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ यानी धमनी, केशिका और शिरा मानव शरीर में धमनी तंत्र व शिरा तंत्र का जाल बनाती हैं, जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ पहुँचते हैं तथा हृदय ये निश्चित करता है कि शरीर के में रक्त का प्रवाह कभी भी बंद ना हो और वो लगातार होता रहे। सबसे पहले हृदय के कार्य हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है आपको चित्र में कि हृदय एक पंप की तरह लगातार संकुचन करता है और शिथिलन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं होता कि हम इसे संकुचन, कई लोग सिकोड़ना और फैलना कहते हैं। फैलने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने आकार से बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फैलने का मतलब ये होता है कि सिकुड़ने के बाद, संकुचन के बाद वो प्रसरण करता है, यानी अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। हृदय पंप की तरह कार्य करते हुए शरीर में रक्त के लिए दाब उत्पन्न करता है ताकि रक्त का प्रवाह शरीर की रक्त वाहिनियों में बना रहे, रक्त सही दिशा में प्रवाहित हो, यानी अंगों से हृदय की तरफ और हृदय से अंगों की तरफ। शरीर की आवश्यकता के अनुसार हार्ट बीट या हृदय का कार्य करना या पंप करना बढ़ भी जाता है। जैसे जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं तब शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उन तक ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषक पहुंचाने के लिए, ताकि वो ऊर्जा उत्पन्न कर सके, हृदय और तेज़ी से धड़कता है। वैसे ही जब आप आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो हृदय की धड़कने की या हार्ट बीट की गति कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त शरीर की कोशिकाओं को इतनी ज़्यादा ऊर्जा या यूँ कहें तो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में हार्ट बीट
लगभग 72 बीट्स पर मिनट होती है। अगर हम शरीर में हृदय की स्थिति की बात करें तो हृदय वक्ष गुहा में मध्य से थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसका ऊपर का चौड़ा भाग और नीचे का नुकीला भाग थोड़ा बाईं की तरफ झुका होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 230 से 340 ग्राम तक होता है और अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 10 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 से 9 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। साधारणतः बोला जाता है कि हृदय एक व्यक्ति के मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय एक शंकु के आकार का खोखला मांसपेशी वाला अंग है। अगर हम इसकी वाय संरचना देखें तो इसमें जो कुछ प्रमुख चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय की पेशियों की। इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। हृदय एक प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है जिसे हृदय पेशियाँ कहते हैं। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, आपकी इच्छानुसार वो कार्य नहीं करती हैं। साथ ही ये एक विशेष प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक लगातार बिना थके अनवरत रूप से कार्य करती हैं। हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हृदय की सुरक्षा करता है। हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग एट्रियम तथा निचला चौड़ा भाग वेंट्रिकल कहलाता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। तो दायां अलिंद और दायां निलय अशुद्ध रक्त का होगा और बायां अलिंद और बायां निलय शुद्ध रक्त का होगा। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें आपको हृदय दिखाई दे रहा होगा। इसका ये चौड़ा वाला भाग अलिंद बनाता है और नीचे का नुकीला भाग निलय बनाता है। हृदय में जैसे हमने बताया 4 कोष्ठ होते हैं, तो इस तरह से अगर हम बांट दें तो ये 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। ऊपर का भाग ये हमारा दायां साइड हो जाएगा और ये हमारा बायां साइड हो जाएगा। तो दायां अलिंद और दायां निलय दाईं साइड और बायां अलिंद और बायां निलय बाईं तरफ हृदय में होता है। दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होगा और बाईं तरफ शुद्ध। अब ये शुद्ध और अशुद्ध क्या है और रक्त हम क्यों कह रहे हैं, ये अभी हम आगे और विस्तार से जानेंगे। अभी इसमें जो 2 चीज़ें और याद रखने वाली हैं वो है कौन सी वेन्स यानी कौन सी शिराएं अशुद्ध रक्त लेके आ रही है और कौन सी धमनी शुद्ध रक्त लेकर जा रही है। तो यहाँ पे हम देखें निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा ऊपर के अंगों से तथा नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त ला करके दाएं अलिंद में डालती है और बाएं भाग में ध्यान दें तो महाधमनी बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर में प्रवाहित करने के लिए लेकर के जाती है। तो ये है हृदय की बाह्य संरचना। अब हम जानेंगे हृदयावरण या पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम एक दोहरे स्तर का आवरण है जो कि हृदय के ऊपर होता है। यह हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इन 2 सतहों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अगर आप यहाँ चित्र में ध्यान दें तो ये 2 सतह होती है यानी दोहरा आवरण पेरिकार्डियम का और इसके बीच में जो तरल भरा होता है इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियम की जो भीतरी सतह है वो हृदय की सबसे बाहरी सतह के साथ जुड़ी होती है और उसी के साथ मिलकर के प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। अब पेरिकार्डियम या हृदयावरण का क्या कार्य है? हृदयावरण हृदय को नम बनाए रखता है, बाहरी झटकों, धक्कों एवं चोटों से हृदय की रक्षा करता है। साथ ही जब हृदय संकुचन और प्रसरण करता है तो हृदय लगातार अगल बगल के अंगों से यानी कि फेफड़ों से रगड़ व घर्षण खा रहा होता है। तो यह सतह और साथ में उसमें भरा हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड हृदय की इस रगड़ व घर्षण से रक्षा करता है। साथ ही साथ पेरिकार्डियम हृदय की इन्फेक्शंस से भी रक्षा करता है।
बाहर से जो दूसरी संरचना हमें दिखाई देती है वो है हृदय की दीवारें। अब हम जानेंगे कि हृदय की दीवारें कैसी होती हैं और उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है। हृदय की भित्ति 3 स्तर की बनी होती है। पहला बाह्य हृदय स्तर जिसे एपिकार्डियम भी कहते हैं, दूसरा पेशी हृदय स्तर जिसे मायोकार्डियम भी कहते हैं, और तीसरा अंतः हृदय स्तर जिसे एंडोकार्डियम भी कहते हैं। एपिकार्डियम सबसे बाह्य स्तर होती है। यह हृदय को चारों तरफ से ढके रहती है और हृदय की सुरक्षा करती है। यह रेशेदार तंतुमय संयोजी ऊतकों से बनी होती है। दूसरी है मायोकार्डियम। यह बीच की मांसपेशी वाली स्तर है। मायोकार्डियम स्पेशली कार्डियक मसल्स की बनी होती है। यही वो मांसपेशी है जो हृदय को संकुचन व प्रसरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह लगातार अनवरत कार्य करती है बिना रुके हुए। तो मायोकार्डियम हृदय की दीवारों की सबसे मोटी सतह होती है। तीसरी सतह है एंडोकार्डियम, जो कि भीतरी सबसे पतली सतह होती है, या एक कोशिकाओं की पतली सतह यानी थिन लेयर ऑफ वन सेल्स होती है, और ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। एंडोकार्डियम हृदय की भीतरी गुहा को चारों तरफ से ढके रहती है। तो इस प्रकार ये तीनों सतहें मिलकर के हृदय की वॉल्स या दीवारों की संरचना करते हैं। हृदय की दीवारों की संरचना में जो निलय की दीवारें हैं यानी ऑरिकल की दीवारें, वेंट्रिकल की दीवारें, वो ऑरिकल की दीवारों से मोटी होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल रक्त को शरीर में ज़्यादा दबाव के साथ परिसंचरण के लिए भेजता है। अब हम बात करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना की। हमने अभी हृदय की बाह्य संरचना देखी और देखा कि हृदय बाहर से शंकु के आकार का खोखला अंग है। हमने बात करी कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानवों में 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम मछली की बात करें तो वो 2 कोष्ठ ही होते हैं, और अगर रेप्टाइल्स की बात करें और एम्फीबियंस की तो ये 3 कोष्ठ ही होते हैं। मनुष्य में हृदय 4 कोष्ठकों वाला होता है। हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र देख करके बच्चों अक्सर डर लगने लगता है कि कैसा डिफ़िकल्ट चित्र है, इसको कैसे बनाएंगे और कैसे याद करेंगे। तो जब भी आप चित्र देखें तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आंतरिक संरचना में आपको 3 चीज़ों की लेबलिंग ज़रूर करनी है। पहली है वॉल्स की, दूसरी चेम्बर्स यानी कोष्ठकों की, यानी कितने कक्ष होते हैं, और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी कहाँ से रक्त ला रही हैं और कहाँ ले करके जा रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस चित्र में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चेम्बर्स की। तो दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये हमारे हो गए 4 कक्ष जिन्हें चेम्बर्स भी कहते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय, 4 चेम्बर्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्स की। वॉल्स जो अलिंद को निलय में, रक्त को अलिंद से निलय में जाने देते हैं। एक वॉल्व जो दाएं अलिंद से दाएं निलय में मिलेगा, दूसरा वॉल्व जो बाएं अलिंद से बाएं निलय में मिलेगा, तीसरा वॉल्व जो आपको एओर्टा या महाधमनी में मिलेगा, और चौथा वॉल्व जो आपको फुसफुस धमनी में मिलेगा। तो हमने देखे 4 वॉल्स, 4 कक्ष, साथ ही साथ धमनी और शिराएं। इसमें महाशिरा नीचे ऊपर से आने वाली और नीचे से आने वाली, यानी उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा ये अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से रक्त शुद्ध होने के लिए फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ों या लंग्स में भेजा जाता है। वहाँ से शुद्ध होकर के रक्त फुसफुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है, और फिर एओर्टा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा शरीर में परिसंचरण के लिए भेजा जाता है।
तो बच्चों ये है हृदय की आंतरिक संरचना। अब हम एक एक करके जो हमने बात करी कक्ष की और वॉल्व्स की, इनको और अच्छे से समझेंगे। हृदय के कक्ष या चेम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो हमने बताया कि 4 तरह के होते हैं। 2 फ्लोर्स, ऊपर के 2 अलिंद, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार 4 चेम्बर्स आपको शरीर के हृदय में दिखाई देंगे। अलिंद को रिसीविंग चेम्बर्स भी कहते हैं, यानी ग्राही कक्ष। इसमें शिराओं से और धमनियों से रक्त आके एकत्रित होता है। अलिंद से फिर रक्त निलय में जाता है। निलय को पंपिंग चेम्बर्स कहते हैं, क्योंकि निलय यानी वेंट्रिकल्स रक्त को फेफड़ों में भेजता है और शरीर में भेजता है उनके भ्रमण के लिए, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए और महाधमनी द्वारा शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए। तो हमने जाना कि ऑरिकल यानी कि अलिंद रिसीविंग चेम्बर्स हैं, निलय यानी कि वेंट्रिकल्स पंपिंग चेम्बर्स हैं, कुल 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दायां और बायां भाग शुद्ध और अशुद्ध रक्त के हिसाब से बटा हुआ है। दाईं साइड हमेशा आपको अशुद्ध रक्त मिलेगा, यानी दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त होगा, जो कि नीले रंग से दिखाया जा रहा है। और बाएं साइड यानी बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त होगा, जो गुलाबी रंग से दिखाया जा रहा है। अब हमने कहा 4 कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष अच्छे से डिवाइडेड हैं। इनके बीच में सेप्टम पाया जाता है या पट पाया जाता है मसल्स का, जिसे अंतरा अलिंद पट, जो कि दोनों अलिंदों को अलग करता है। इसे कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। नीचे की तरफ दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक मसल की लेयर पाई जाती है, इसे बोलते हैं अंतरा निलय पट या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों सेप्टम्स हृदय के चारों कक्षों को विभाजित करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे हृदय के कपाट की, यानी कितने वॉल्व्स होते हैं हार्ट में। वॉल्व्स 4 होते हैं, जो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वलन कपाट, जिसे कस्पिड वॉल्व्स भी कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, यानी त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट। दूसरे प्रकार के कपाट को कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व, यानी पल्मोनरी कपाट और एओर्टिक कपाट। त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, और द्विवलनी कपाट में 2 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट यानी पल्मोनरी कपाट में 3 फ्लैप्स होते हैं। इन्हें हम चित्र में भी देख सकते हैं। ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ यानी अलिंद से निलय की तरफ दाईं साइड होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और द्विवलनी कपाट होता है बाईं साइड में बाएं अलिंद से बाएं निलय के मध्य में। अर्धचंद्रा कपाट यानी पल्मोनरी कपाट होता है फुसफुस धमनी में, और एओर्टिक वॉल्व होता है महाधमनी या एओर्टा में। अब वॉल्व का कार्य क्या है? त्रिवलनी कपाट की बात करें तो त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट वॉल्व्स हैं, और ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में रक्त को जाने देते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इनमें रक्त का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो इसमें जो फ्लैप्स होते हैं वो कुछ इस तरह लगे होते हैं। तो ऊपर से जब अलिंद में रक्त भर जाता है और प्रेशर आता है तो फ्लैप्स खुल जाते हैं और रक्त वेंट्रिकल में भर जाता है। भरने के बाद जब वेंट्रिकल में रक्त ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर बढ़ता है तो ये फ्लैप्स वापस ऊपर उठ करके रक्त को वापस निलय से अलिंद में नहीं जाने देते हैं। ऐसे ही अगर हम अर्धचंद्राकार या पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व की बात करें तो इनमें वॉल्व कुछ इस प्रकार लगा होता है, यानी रक्त को चूँकि हम नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो वॉल्व ऐसे लगे होते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैप ऐसे खुलता है और रक्त ऊपर की तरफ जाता है।
और जब ऊपर की तरफ रक्त आ जाता है तो ये फ्लैप उस प्रेशर से फिर वापस बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी से हृदय में या निलय में वापस ना जाए। तो वॉल्व्स का क्या कार्य है कि रक्त के बैक फ्लो को रोकना। ये सुनिश्चित करता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कभी आपस में ना मिले और वो जिस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं उसी दिशा में वो आगे की तरफ बढ़े, पीछे ना आए, क्योंकि अगर वो पीछे आएंगे तो रक्त की क्रियाविधि गड़बड़ हो जाएगी और शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी। तो वॉल्व्स रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं, साथ ही साथ उनके बैक फ्लो को रोकते हैं। हमने जो वॉल्व्स की बात करी उसे आप इस चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे बाइकस्पिड वॉल्व की, जिसमें 2 कपाट होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसमें 2 फ्लैप्स हैं। ये इसमें सही समझ में आ रहा है। और यही एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व की बात करें तो देखिए इसमें 3 फ्लैप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब हृदय संकुचन और प्रसरण करता है और रक्त जा रहा होता है तो ये फ्लैप ऐसे ही खुलते हैं और बंद होते हैं। बच्चों, आपने दिल की धड़कन सुनी होगी, धक धक, लेकिन क्या आपको वो पता है कि वो क्यों होती है? जो दिल में धड़कन सुनाई देती है वो वाकई में इन फ्लैप्स के बंद होने की, यानी वॉल्व जब बंद होता है तो जो आवाज़ करता है वही दिल की धड़कन होती है। टेक्निकली जो हार्ट बीट है उसे लब डब कहते हैं। जब कस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है जिसे लब कहते हैं, और जब एओर्टिक वॉल्व बंद होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड आता है जिसे डब कहते हैं। तो अगर हृदय धड़क रहा है तो आपको कुछ इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, लब डब लब डब लब डब, यानी आपके वॉल्व्स खुल रहे हैं और रक्त का प्रवाह बंद लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स इसी को सुनकर के हृदय की गति के अनुसार और हार्ट बीट्स को सुनकर के हृदय से जुड़ी कई परेशानियों के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर आप बगल वाला चित्र देखें तो इसमें भी आप वॉल्व्स की, जो मैंने बताया कि रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, उसको समझ सकते हैं। शिराएं उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा अशुद्ध रक्त को दाएं ऑरिकल में लाती हैं। दाएं ऑरिकल से वॉल्व के थ्रू रक्त दाएं निलय में आता है। दाएं निलय में जब प्रेशर बढ़ता है तो फ्लैप या वॉल्व बंद हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह रक्त पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में जब वॉल्व को ब्लड क्रॉस कर लेता है और यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस निलय में ना आने पाए। यहाँ से रक्त लंग्स में जाता है, यानी फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन ले करके फिर यहाँ से वापस आता है बाएं साइड के ऑरिकल में। बाएं साइड के ऑरिकल में पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त लेकर के आती है और फिर बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल में रक्त चला जाता है, और जब यहाँ पे रक्त का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये फ्लैप या बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। जब यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है तो एओर्टा यानी महाधमनी का वॉल्व खुलता है और यहाँ से रक्त महाधमनी द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स और उसमें फ्लैप्स यानी चारों कोष्ठ और उसके वॉल्व और हृदय की मांसपेशियाँ लगातार जब संकुचन और प्रसरण करती हैं तो रक्त एक कक्ष से यानी एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता है और फिर हृदय से निकल करके पूरे शरीर में और फेफड़े में शुद्ध होने के लिए और बाकी पूरे शरीर में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वॉल्व हमारे शरीर में या हमारे हृदय में किस प्रकार से कार्य करते हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे कि हृदय की क्रियाविधि या हार्ट साइकिल की। हार्ट साइकिल हृदय की हार्ट बीट है, यानी जो हम बात करते हैं कि हृदय का संकुचन
और हृदय का प्रसरण। हृदय के संकुचन को कहते हैं प्रकुंचन या सिस्टोल। शिथिल होने को या प्रसरण को कहते हैं अनुशिथिलन या विमोचन, जिसे डायस्टोल भी कहा जाता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलाकर के एक हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल बनाता है। सिस्टोल वह प्रक्रिया है जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। वहीं डायस्टोल वह प्रक्रिया है जिसमें हृदय प्रसरण करता है या रिलैक्स करता है तथा उसमें वापस ऑरिकल्स में रक्त में फिलिंग शुरू हो जाती है। अगर ये साइकिल यानी हार्ट साइकिल लगातार चलती रहे तो इसे स्पंदन कहते हैं। यानी इस स्पंदन को आप अपनी नाड़ी में या किसी भी आर्टरी में महसूस कर सकते हैं, जिसे हम नब्ज़ या पल्स भी कहते हैं। हृदय एक बार में करीब 70 ml ब्लड पंप करता है और अगर एक दिन में देखें तो करीब 7600 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में पर डे पंप करता है। इसलिए हृदय का कार्य बहुत ही आवश्यक है। सिस्टोल और डायस्टोल में की यह 4 चरण हैं, जिसे देख लेते हैं। सबसे पहले अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा ऑरिकल में एकत्रित होता है और इधर शुद्ध रक्त लेफ्ट साइड के ऑरिकल में कलेक्ट होता है और दोनों ऑरिकल में रक्त का इकट्ठा होना एक साथ ही शुरू होता है। फिर दोनों ऑरिकल से लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड के ऑरिकल से रक्त लेफ़्ट साइड और राइट साइड के वेंट्रिकल में आता है। दोनों तरफ के ऑरिकल और दोनों तरफ के वेंट्रिकल में रक्त एक साथ ही एकत्रित होते हैं और एक साथ ही बाहर परिसंचरण के लिए भेजे जाते हैं। वेंट्रिकल में आने के बाद जब रक्त या हृदय बात करें, हृदय नीचे से यानी हृदय का निलय जब कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी प्रकुंचन या सिस्टोलिक मोड में आता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है निलय में, तो ये रक्त पुश किया जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, ताकि ये लंग्स को जाए शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ये बॉडी में जाए ऑक्सीजन लेकर के बॉडी की मसल्स तक। इसके बाद जब ब्लड रोटेशन के लिए चला जाता है तो उसके बाद पुनः यहाँ पे डायस्टोल हो जाता है, क्योंकि निलय कॉन्ट्रैक्ट कर गया, रक्त संचरण के लिए चला गया, और फिर इसके बाद डायस्टोल की स्थिति आ गई, यानी कि हार्ट रिलैक्स स्टेट में हो गया और ऑरिकल्स में वापस रक्त भरने लगा। तो ऐसा नहीं होता कि हृदय में पहले राइट ऑरिकल में आपका ब्लड आए, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आए, फिर राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स के पास प्योर होने के लिए जाए, फिर ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर वो लेफ़्ट साइड ऑफ ऑरिकल में आए, लेफ़्ट साइड ऑरिकल में आने के बाद वो फिर वेंट्रिकल में आए। ऐसा नहीं होता है। दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ ही भरते हैं, और जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फेफड़ों तक और शरीर तक रक्त एक साथ ही भेजा जाता है। तो इसे कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल प्रकुंचन था यानी कॉन्ट्रैक्शन था। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर डालता है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, जो कि 120 mmHg होता है, जिसे हम साधारण भाषा में ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और जब अनुशीतलन या डायस्टोल हो रहा होता है तो डायस्टोल चूँकि रिलैक्स स्टेट है तो इस वक्त दाब कम होता है, जो तकरीबन 80 mmHg यानी 80 mmHg होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। बच्चों, अगर आज का भाग समझ आया हो तो अपनी उत्तर पुस्तिका में ये प्रश्न ज़रूर करें। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, मानव हृदय के कार्यों का वर्णन कीजिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय का पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, और हृदय की कार्यविधि सचित्र समझाइए। बच्चों, आप जब भी हृदय का कोई भी प्रश्न हल करें तो उसके साथ चित्र ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ आज का भाग यहीं समाप्त होता है। मैं विनीता सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार।